हेलो स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने प्रबंध के उद्देश्यों के बारे में जानकारी ली थी। वहाँ हमने प्राथमिक और सहायक उद्देश्यों के बारे में बात की थी और बाकी के जो दो और उद्देश्य रहे थे उनके बारे में हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हमने पिछली क्लास में प्राथमिक और सहायक उद्देश्य पढ़े थे और आज हम सीखेंगे प्रबंध के उद्देश्यों में तीसरा जो उद्देश्य है वह है हमारे लिए व्यक्तिगत उद्देश्य। यहाँ पे व्यक्ति को महत्वपूर्ण माना गया है और यह बताया गया है कि किस प्रकार प्रबंध व्यक्तियों के उद्देश्यों की भी पूर्ति करता है। जैसा कि हम यहाँ इस चार्ट में देखेंगे कि व्यक्तिगत उद्देश्यों को मुख्य रूप से हम 3 वर्गों में बांटेंगे। पहला है हमारे लिए उद्यमी, दूसरा है प्रबंधक और तीसरा है श्रमिक या कर्मचारी। किसी भी एक फैक्ट्री के अंदर ये 3 कैटेगरी होती है जिसके द्वारा व्यवसाय का संचालन किया जाता है। तो हर एक जो वर्ग है वो अपने आप में एक व्यक्ति है। एक उद्यमी का कार्य अलग होता है, एक प्रबंधक का कार्य अलग होता है, एक श्रमिक कर्मचारी का कार्य अलग होता है। उसी प्रकार उनके उत्तरदायित्व तो अलग अलग होते हैं और उनकी आकांक्षाएं भी, जो इच्छाएं होती है वह भी अलग अलग होती है। जैसे एक उद्यमी हमेशा ये चाहेगा कि उसका व्यवसाय आगे से आगे बढ़ता रहे और वह तरक्की करता चला जाए। एक प्रबंधक हमेशा ये चाहेगा कि उसे एक अच्छी नौकरी मिले, उसे अच्छा एक सैलरी का पैकेज मिले और वो अच्छा कार्य करे। श्रमिक और कर्मचारी जो हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि उनके पास किराए की मकान की जगह पक्का मकान आ जाए, उनकी तनख्वाह अच्छी हो जाए, उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाए, ये सारी सुरक्षाएं उन्हें मिलनी चाहिए। तो हर व्यक्ति की आकांक्षाएं अलग अलग होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सब अलग अलग है। तो इसलिए कहा जाता है कि हर व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं, कार्यों, इच्छाओं के आधार पे अलग अलग तरीके से सोचता है। तो उसके कार्य करने के तरीके और उद्देश्य भी अलग अलग होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध का व्यक्तिगत उद्देश्य भी अपने आप में अलग है और हर व्यक्ति के अनुसार उसे पूरा करना होता है। अब बात करते हैं हम सामाजिक उद्देश्य की। सर्वप्रथम हमें सामाजिक उद्देश्य को समझना जरूरी है। उसके बाद हम सामाजिक उद्देश्यों में प्रबंध क्या क्या कार्य करता है उन्हें समझेंगे। आप यहाँ एक डायग्राम देख रहे हैं, तो आप यहाँ ये देखेंगे कि एक उद्यम को चलाने के लिए हमें बहुत सारी भौतिक और मानवीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें कि समाज और सामाजिक को अगर ध्यान में रखें तो इस उद्यम में आने वाले श्रमिक हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? समाज से प्राप्त होते हैं। उद्यम में काम करने के लिए जो प्रबंधक आते हैं वह व्यवसाय में तो नहीं रहते हैं, वो भी कहाँ से आते हैं? समाज से आते हैं। एक उद्यमी जो उस व्यवसाय का मालिक है, स्वामी है, वह कहाँ से आता है? समाज से आता है। तो यहाँ तो मानवीय संसाधनों की बात थी। अब भौतिक संसाधनों की अगर बात करें तो सभी प्रकार की भौतिक संसाधन भी हमें समाज से ही प्राप्त होते हैं। जैसे वह ज़मीन हो सकती है। इस फैक्ट्री को चलाने के लिए एक ज़मीन का टुकड़ा लेना होगा जहाँ फैक्ट्री का निर्माण होगा, बनाई जाएगी। फिर इस फैक्ट्री में उत्पादन का कार्य करने के लिए हमें कच्चा माल चाहिए। ये भी हमें कहाँ से प्राप्त होगा? समाज से प्राप्त होगा। और जितने भी प्रकार की कोई खनन कंपनी है, कोई खनन निर्माण कार्य करती है, तो ये सारा कार्य के लिए, उसे खनन कार्य करने के लिए भी समाज की ही ज़रूरत होती है। मूल रूप से हम कह सकते हैं कि एक उद्यम जो है वह कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप से समाज से घिरा हुआ है। इसे हम कहते हैं सामाजिकता। अब जब हमें ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि एक उद्यम में जितने भी मानवीय और भौतिक संसाधन हैं वो समाज से ही प्राप्त होते हैं और ये जो वस्तुएं का निर्माण करके वस्तुओं और सेवाओं को बेचता है तो वो भी समाज को ही बेचता है, क्योंकि इसे इस समाज से ही ग्राहक प्राप्त होते हैं। यानी ये ग्राहक जो हैं ये भी इस समाज के अंदर निहित है। अब बात करते हैं सामाजिक उद्देश्यों में किन उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। तो चलिए देखते हैं सामाजिक उद्देश्यों में जो कार्य किए जाते हैं उनमें मुख्य रूप से पहला है मानवीय संसाधनों का
विकास करना। हमारे पास मानवीय संसाधन श्रमिक और कर्मचारियों के रूप में, प्रबंधकों के रूप में हमें व्यवसाय को प्राप्त होते हैं। तो इनमें हमें इन संसाधनों का क्या करना चाहिए? विकास करना चाहिए। यानी हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है तो उसे वृद्धि के लिए वेतन में वृद्धि हो, उसके पद जो प्रमोशंस हैं वो लगातार होने चाहिए और उसका विकास होते रहना चाहिए। मानवीय संसाधनों का सदुपयोग करना। सदुपयोग का मतलब यहाँ पे ये समझा जाए कि बहुत सी बार क्या होता है, हम जिस व्यक्ति को जो कार्य करना होता है उससे वह कार्य न करवा कर कोई और कार्य करवाते हैं, तो हम उसका सदुपयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ प्रबंध जो है वो मानवीय संसाधनों का सदुपयोग करता है कि जिस श्रमिक और कर्मचारी को जो कार्य करना आता है उसे वही कार्य करने के लिए दिया जाना चाहिए ताकि वह अच्छे से अच्छा कार्य और उत्पादन कर सके। तीसरा है समाज के प्रत्येक घटक की इच्छा पूर्ति करना। इच्छा पूर्ति करना किसकी? घटकों की। घटक में सीधे सीधे हम मान लेते हैं ग्राहक की बात करते हैं। ग्राहक जो होते हैं उन्हें हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ें चाहिए। जैसे किसी ग्राहक को यात्रा करने पर पानी की प्यास लगती है तो उसे उस समय पानी की पूर्ति के लिए वाटर बॉटल की आवश्यकता होगी। तो कंपनियों को उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए वाटर बॉटल्स बनाने का कार्य भी करना चाहिए। नेक्स्ट है भौतिक संसाधनों की आवश्यकता अनुसार दोहन का कार्य किया जाए। हमारे पास मानवीय संसाधनों के बाद भौतिक संसाधन आते हैं। जैसे कि हम खनन कार्य करते हैं, कच्चे माल के रूप में हमें बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त होती है, तो उन संसाधनों का उतना ही उपयोग करना चाहिए, दोहन करना चाहिए जितनी की हमें आवश्यकता है। जैसे तेल के भंडार हैं, उन सब का उपयोग, गैस का जो भंडार है उन सब का उपयोग हमें अपनी आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। एक साथ सारा खनन का कार्य नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है समाज को गुणवत्तापूर्ण वस्तु और सेवाएं प्रदान करना। तो यहाँ वस्तु और सेवाएं प्रदान तो करेंगे लेकिन किस प्रकार की होनी चाहिए? गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। गुणवत्ता का मतलब है जैसे अगर आप फास्ट फूड या खाने की कुछ वस्तुएं बना रहे हो तो वो अच्छे तेल, अच्छे मसाले और अच्छी सामग्रियों का उपयोग करके बनानी चाहिए। बेकार बदबूदार खाना नहीं मिलना चाहिए। या जैसे कि मैं ये पेन काम में ले रहा हूँ तो इस पेन के अंदर जो इसकी क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि ये 1 या 2 दिन में ही ख़राब हो जाए। तो यहाँ पे गुणवत्ता का ध्यान रखना चाहिए। हम इस उपयोग के द्वारा भी समाज को बहुत सहायता कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समाज के लिए कल्याण और विकास के कार्यों को करना। कल्याण और विकास के कार्यों का मतलब ये है आप देखते हैं बहुत सी बार हमारे आसपास की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनके बारे में सुनने में आता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां समाज के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन, वृक्षारोपण का कार्य या स्कूलों के अंदर जल कुटीर बनवाना, ये सारे कार्य करती है। तो ये भी एक प्रकार का समाज का कल्याण है और उसके विकास के लिए कार्य करने का तरीका है। लास्ट पॉइंट है नव प्रवर्तन, जिसे इंग्लिश में इनोवेशंस भी कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हमेशा एक उद्यम को, एक फैक्ट्री को नई नई वस्तुओं का निर्माण करते रहना चाहिए। जैसे कि हम देखेंगे गर्मी के दिनों में हवा के लिए व्यक्ति हाथ के पंखे का उपयोग करता था, लेकिन वो ज़्यादा उचित नहीं रहा क्योंकि हाथ दर्द करते थे। तो उसके बाद आवश्यकता हुई और यहाँ पे इनोवेशन के द्वारा कंपनियों ने उनकी उस आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने टेबल फैन का निर्माण किया। टेबल फैन के बाद उन्होंने दीवार के पंखे, उसके बाद छत के पंखे, और पंखों के बाद अगर हवा और अच्छी चाहिए, ठंडी चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने कूलर का निर्माण किया। कूलर के बाद एसी का निर्माण हो गया है। तो हम देखते हैं कि एक दर से आगे तक इनोवेशंस का कार्य लगातार चल रहा है। इसी के साथ हमारा प्रबंध के जो उद्देश्य हैं पूर्ण हो चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे व्यवसाय को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। जिस प्रकार व्यवसाय समाज से घिरा होता है, अभी हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा था, तो उसी समाज के अंदर काफ़ी सारे घटक हैं जो व्यवसाय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि अगर हमारे यहाँ पे व्यवसाय है तो ये व्यवसाय कौन कौन से घटक हैं, उसमें पहला है आर्थिक घटक, दूसरा है सामाजिक घटक,
तीसरा है राजनीतिक घटक, चौथा है तकनीकी घटक और पांचवा और अंतिम है कानूनी घटक। ये सारे घटक किसी न किसी रूप से हमारे व्यवसाय को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। जैसे हम समझेंगे, आर्थिक यानी अर्थ से लिया गया है। व्यवसाय में पूंजी कभी कम कभी ज़्यादा होती रहती है और उन स्थितियों में ये किसी न किसी रूप से आर्थिक घटक जो है व्यवसाय को प्रभावित करता है। हमें पूंजी कम होने पर ऋण लेने की सुविधा भी समाज से ही प्राप्त होती है, चाहे वो बनिए महाजन या बैंक वगैरह भी हो सकती है। दूसरा जो घटक है वो सामाजिक घटक है। समाज के जन कल्याण के कार्य हैं वो सभी हमें किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। तीसरा है राजनीतिक, यानी जो सरकारें वर्तमान में आती है वो अपने नए कानून दिशा निर्देश लेकर के आती है, तो व्यवसाय के संचालन को वो प्रभावित करने का काम भी करती है। तकनीकी यानी हम देखते हैं हर वर्ष तकनीकें बदलती रहती है और वो उन तकनीकों के आधार पर व्यवसाय की जो मशीनें हैं वो बदलती रहती है, पुरानी हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है, उनसे उत्पादन कम होता है, नई तकनीकों से उत्पादन ज़्यादा होता है। तो हमें ये भी घटक जो है किसी न किसी रूप से प्रभावित करता है। लास्ट जो है घटक वो है कानूनी घटक। कानून के अंदर बहुत सारे नियम संशोधन होते रहते हैं और वो नियम हमें किसी न किसी रूप से व्यवसाय को भी प्रभावित करते हैं और हमें अपने व्यवसाय के तरीके पद्धतियाँ उस कानून के अनुसार बदलनी होती है। अब बहुत सी बार इन सारे नामों को याद करने में हमें दिक्कत आती है, तो इसके लिए एक ट्रिक है बच्चों। उस ट्रिक के द्वारा आप इन्हें क्रम से याद रख सकते हैं। आपको एक नाम याद रखना है आसार तक, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे आर्थिक, से सामाजिक, र से राजनीतिक, तय से तकनीकी और कै से कानूनी। तो इस तरीके के द्वारा आप ये सारे नाम क्रम से याद रख सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही।